दोस्तों, हमारे मोदी जी बहुत आगे का विजन रखते हैं। हमेशा 1000 साल आगे के बारे में सोचते हैं। उनका 1000 साल आगे का विजन वो काफ़ी बार शेयर भी कर चुके हैं। साल 2047 का विजन रखते हैं। तो लेकिन आरएसएस 25-30 साल का विजन रखती है। दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि बीजेपी की जननी है, जहाँ से निकली है बीजेपी, तो आरएसएस अगर आप पसंद करें ना करें इसे, इसकी विचारधारा से इत्तेफाक रखें ना रखें, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत अलग तरह का खास संगठन है जो किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द कभी रहा नहीं। ये पहली बार है कि 10 साल से आरएसएस का जो नेतृत्व है वो मोदी के आगे झुका हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आरएसएस को उम्मीद नहीं थी कि 14 और 19 में मोदी अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेंगे। अब जब मोदी बहुमत से दूर हुए हैं और एग्जिट पोल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता से दूर होती दिखाई दे रही है, और अगर मोदी और कमजोर होते हैं दोस्तों, तो क्या आरएसएस में इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि उनके और कमजोर होने का इंतजार क्यों किया जाए। दोस्तों, ये जो बात है ये मेरी नहीं है, ये आशंका वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने जाहिर की है। केपी मलिक के आर्टिकल्स आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, कई यूट्यूब चैनल में भी ये बेबाकी से अपनी बात रखते रहते हैं। केपी मलिक ने एक आशंका जाहिर की है, बिग ब्रेकिंग के तौर पर उन्होंने एक खबर ब्रेक की है और कहा है, सभी जानते हैं संघ दूर की सोच कर चलता है। संघ को जैसा अंदेशा था हरियाणा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी। संघ को यह भी पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा की हालत बुरी है। संघ चिंतित है कि इन राज्यों में हारने के बाद कहीं केंद्र की एनडीए सरकार भी अस्थिर न हो जाए। अतः अब संघ में ये सोच बन रही है, जो सत्ता का त्रिशूल है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भाजपा, इन तीनों शूलों को मोदी से जल्द छीना जाए, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है। मोदी की ओर से संघ को मैसेज दिया जा रहा है कि केवल भाजपा अध्यक्ष पद के विषय में निर्णय लेना चाहिए, और वो भी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। परंतु नागपुर में चर्चा ये भी है कि इन चुनावों के बाद मोदी और कमजोर हो जाएंगे। इसके बाद एनडीए के सहयोगी दल पाला भी बदल सकते हैं, सरकार गिर सकती है और इंडिया गठबंधन को मौका मिल सकता है। संघ हर हाल में केंद्र में सरकार बनाए रखना चाहता है। उसकी सोच है कि यदि हम प्रधानमंत्री बदलने का निर्णय अभी ले लेते हैं और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दें, तो उसका लाभ भाजपा को महाराष्ट्र में भी मिलेगा। एनडीए के सहयोगी दल भी शांत रहेंगे और एनडीए का कुनबा भी बढ़ सकता है। अब मोदी की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि संघ कहीं भाजपा अध्यक्ष पद पर संजय जोशी को बिठाने के साथ ही प्रधानमंत्री पद पर नितिन गडकरी को ना बिठा दे। यह हुआ तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। अब देखना यह है कि मोदी की बात संघ कितनी मानता है। सूत्र दोस्तों, केपी मलिक ये कह रहे हैं कि संघ इस बात को लेकर चिंतित है कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी वैसे ही आए जो कि एग्जिट पोल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बता रहे हैं, तो फिर मोदी को 1.5 साल, 2 साल या 5 साल क्यों झेला जाए। उनको अभी महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही क्यों ना बदल दिया जाए। अगर ये आशंका है या इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, तो मैं पूरी तरह से इस चर्चा पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में इलेक्शन तो नवंबर में खत्म हो जाएंगे। हरियाणा के जैसे ही नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में नवंबर के आसपास इलेक्शन होने ही होने हर हाल में। तो नवंबर तक अगर इस बात को लेकर चर्चा है कि मोदी जी को बदलने का प्लान हो रहा है, तो इस तरह की चर्चा के बारे में तो मोदी जी को भी अंदाजा होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को इस बात की भनक नहीं होगी। तो मोदी जी क्या इतना आसानी से ये सब होने देंगे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक तौर पर कमजोर होंगे, लेकिन क्या इतने कमजोर होंगे कि वो संघ के इतने बड़े दबाव में आ जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, गठबंधन की सरकारें हमारे देश में चलती रही हैं और बहुत मजबूती से चलती रही हैं, और ये सरकार तो टेक्निकली काफी मजबूत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं वो टेक्निकली इस सरकार को बहुत मजबूत बनाती है। हाँ, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जो बात बोल रहे हैं उसको अगर पूरी तरह से दरकिनार किया जाए तो वो भी गलत होगा, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चाएं दोस्तों बीजेपी के अंदर भी अब शुरू हो रही हैं कि क्या मोदी अपने नाम पर चुनाव जिता सकते हैं। और राजनीति बड़ी क्रूर होती है दोस्तों। राजनीति में जब तक आप चुनाव जिता रहे होते हैं अपनी पार्टी को, तब तक तो पार्टी के सराखों पर आप होते हैं, लेकिन जिस दिन से आप चुनाव में एक ऐसा चेहरा बनना आपका खत्म हो जाता है, आपका जादू खत्म हो जाता है, वोट कैचर के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर आपका करिश्मा खत्म हो जाए, तो पार्टी आपको क्यों झेलेगी। जब आडवाणी को इस पार्टी ने दरकिनार कर दिया और उनके रहते नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आ गए, पीएम पद के उम्मीदवार बन गए, फिर पीएम बन गए, फिर आडवाणी सबके सामने इसी बीजेपी, इसी संघ के सामने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाए, तो फिर मोदी की क्या बिसात है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर इसको 1.5-2 महीने के अंदर संघ ये सोच रहा है कि 1.5-2 महीने के अंदर
पीएम बदल दिया जाए तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि संघ भी अगर ऐसा कोई फैसला लेता है तो वो कम से कम 6-8 महीने रुकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव तक रुकेगा। अगले साल नवंबर के आसपास दोस्तों बिहार में इलेक्शंस होने हैं और बिहार का चुनाव काफी हद तक तय कर देगा कि नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होने वाला है। जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ दोस्तों, इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के लिए लगातार बीजेपी हारती रहे उसके बाद भी सरकार को छोड़ना, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन में किसी भी दल के पास इतनी सीटें नहीं है अकेले जितनी बीजेपी के पास है। हाँ, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, और गठबंधन की राजनीति में जब आपके सहयोगी लगातार बार्गेन करते हैं ना, तो फिर वो जो 56 इंच वाली मोदी जी की सरकार वाला जो स्वैग है वो नहीं होता है। वो तो खैर अभी भी नहीं है। जहां तक बात है दोस्तों मुख्यमंत्री बदलने की, तो हाँ, इस बात को लेकर तो चर्चा है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। ये चर्चा मेरे सूत्र भी मुझे बताते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहां से हरियाणा में जो कुछ भी बीजेपी के साथ हुआ उसके बाद बीजेपी नेतृत्व भी इस बारे में सोच रहा है कि क्या एक गलत फैसला हो गया। पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना तो दिए गए, लेकिन वो मुख्यमंत्री अब तक अपने राज्य में छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। छाप तो छोड़िए, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। मतलब राष्ट्रीय राजनीति कवर करने वाले कई पत्रकारों से, टीवी के भी पत्रकारों से अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो कोई बड़े जनाधार वाले मुख्यमंत्री है ही नहीं। प्रॉब्लम मोदी की बीजेपी के साथ ये हुई दोस्तों कि विधायक तो बनाए जा रहे हैं, सांसद भी बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन नेता कोई नहीं बन रहा है। बाकायदा जो नेता थे उनको या तो साइडलाइन कर दिया गया या फिर दिल्ली बुलाकर उनको दिल्ली एडजस्ट कर दिया गया, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, या फिर रमन सिंह है। किसी के साथ किसी की शिकायत हो सकती है, किसी के साथ किसी की अनबन हो सकती है, लेकिन उनको उनके राज्य से साइडलाइन करना या हटाना उस राज्य में नेतृत्व का एक संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि हर राज्य को आप गुजरात की तरह दिल्ली से नहीं चला सकते। ये संदेश हरियाणा ने साफ तौर पर दे दिया है। तो ये बात सही है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये भी नरेंद्र मोदी की नैतिक हार होगी, क्योंकि पर्ची निकालने वाले भी बीजेपी नेतृत्व वाले ही थे। ऐसा तो है नहीं कि वसुंधरा ने खुद कहा था या शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि उनको सीएम नहीं बनना है। अब बात आई दोस्तों दूसरे राज्यों में बीजेपी की हार की आशंका की। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने भी इस बात की आशंका जाहिर की थी एक प्रोग्राम में, और न्यूज़ 24 के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें बीजेपी की हालत ठीक नहीं रहने वाली है। दोस्तों यशवंत देशमुख ने कहा था कि झारखंड केवल एक राज्य है जहां बीजेपी को थोड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए मोदी ने अपना सब कुछ एक तरह से झोंकना शुरू कर दिया है, रैलियां शुरू कर दी हैं झारखंड में। लेकिन बाकी किसी राज्य से बहुत अच्छी खबर आ जाए बीजेपी के लिए, या बीजेपी बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ रही हो या टक्कर में भी हो, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जो बात केपी मलिक कह रहे हैं वही बात सी वोटर के संस्थापक भी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने बीजेपी के लिए भारी हैं, क्योंकि बैक टू बैक वो हार का सामना करेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी एक तरह से किश्तों में हारने वाले हैं। शायद इसीलिए दोस्तों सोची समझी रणनीति के तहत झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव अब कराए जा रहे हैं, और इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए गए। हाँ, लेकिन केपी मलिक ने जो बात बोली कि संघ पीएम बदलने के बारे में सोच रहा है, तो ये चर्चा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार संघ में चल रही है। हाँ, ये चर्चा संघ में चल रही है, इसकी जानकारी मोदी को है, और मोदी अपने रहते ये सब आसानी से नहीं होने देंगे। तो जब भी ऐसा कुछ होगा दोस्तों, तो आप सीधे टकराव की स्थिति देखेंगे। आरएसएस और मोदी के बीच का वो टकराव जो हमने पिछले 10 सालों में नहीं देखा, क्योंकि 10 सालों में आरएसएस काफी शांत रहा। अब आरएसएस को बोलने का मौका मिले। अगर मोदी को हटाया गया दोस्तों, तो उसका पहला स्टेप होगा बीजेपी के अध्यक्ष पद पर संजय जोशी जैसे किसी शख्स को बिठाना। दोस्तों अगर संजय जोशी को बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया जाता है या उनके जैसे किसी शख्स को बिठा दिया जाता है, तो उसके बाद की प्रक्रिया होगी मोदी को पीएम पद से हटाना। और अगर ये होगा तो फिर सीधी तलवारें खींचेंगी आरएसएस और मोदी के बीच में। मतलब आप कह सकते हैं कि आरएसएस और सरकार के बीच सीधी तलवार खींचेगी। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे किसी भी टकराव को झेल पाने में आरएसएस कामयाब होगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक तौर पर मोदी तब तक इतने कमजोर हो चुके होंगे कि उनके लिए मजबूरी हो जाएगी आरएसएस की बात मानना? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।